जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एमपीपीएससी कंप्लीट स्टडी। देखिए, इस सीरीज में हम एमपीपीएससी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब सिलेबस के मुताबिक पूरा सिलेबस जो है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम इस सीरीज में एमपीपीएससी का प्री और मेंस जो भी उसमें सिलेबस में दिया है, हर एक टॉपिक पर मैं लेक्चर बनाऊंगा इस सीरीज में। ठीक, मतलब इस सीरीज में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एमपीपीएससी का, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है एज अ रेफरेंस, अगर आप चाहें तो। ठीक, तो आज जो हम पहला लेक्चर इसका बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस एग्जाम के बारे में पूरी तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन होती है या जो तैयारी होती है, वो हमारा तैयारी का जो पृष्ठभूमि या हम कहें जो पाथ तैयार होता है, वो उस एग्जाम को समझने के बाद से सही दिशा में तैयार होता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और इसीलिए कई बार हम एग्जाम में उस तरीके से सक्सेस नहीं पा पाते जो एक दूसरा स्टूडेंट पा जाता है। वो क्यों पाता है? क्योंकि वो चीजों को, एग्जाम को बहुत सही तरीके से पहले समझता है और उसके बाद फिर अपना अप्रोच बनाता है कि मुझे पढ़ना कैसे। तो जब तक आप एमपीपीएससी के एग्जाम को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे कि भाई हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। और एक चीज आप याद रखिए, मैं यहां पर एमपीपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है उस एग्जाम की बात कर रहा हूं। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज या अन्य किसी एमपीपीएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो एमपीपीएससी का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक, उसके लिए जो परीक्षा होती है, इसमें हम सिर्फ उसको ही कवर करेंगे। ठीक, इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी चीज इसमें नहीं होगी इस वीडियो सीरीज में, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्कीम और एमपीपीएससी का सिलेबस। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इस एमपीपीएससी एग्जाम की बात करें, ठीक, तो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो एग्जाम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेजेस की, तो जो एमपीपीएससी का एग्जाम होता है ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला होता है आपका प्री एग्जाम, ठीक है, जो होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। ठीक, अभी मैं एक एक डिटेल बताऊंगा, एक एक एग्जाम की डिटेल बताऊंगा किसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है प्री एग्जाम। जब आप उस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तब उसके बाद आपका होता है दूसरा स्टेज, आता है मेंस, जो कि मुख्य परीक्षा कहलाती है। ठीक, पहले आपका प्री एग्जाम होगा। जब आप प्री एग्जाम में कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, तब फिर आपको मेंस के लिए परमिशन मिलेगी लिखने के लिए, मेंस का एग्जाम। ठीक, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है मेंस। ठीक, और जो तीसरी स्टेज आती है, फाइनल स्टेज, वो होती है इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। और उसके बाद, इंटरव्यू हो जाने के बाद, आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उससे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाती है। ठीक, और याद रखिएगा, एमपीपीएससी चूंकि एक सरकारी एग्जाम है, तो यहां पर मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी के आधार पर निकाली जाती है। कैटेगरी में आपको समझाऊंगा कैटेगरी क्या होती है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो ये कैटेगरी वाइज जो होती है, जो है, ये मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। ठीक, तो आपको समझ में आया, एग्जाम के 3 स्टेज आपको पार करने हैं। पहला है प्री एग्जाम, ठीक, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। ठीक, तो इन तीनों स्टेजेस को जब आप पार करेंगे और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब आपकी नियुक्ति होगी। ठीक, तब गवर्नर के थ्रू आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक,
और फिर आप एमपीपीएससी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। ठीक, तो ये सारी स्टेज है इस एग्जाम को पास करने के लिए। अब एक एक करके हम समझते हैं कि किस एग्जाम में क्या चीजें दी जाती हैं, उसमें क्या चीजें पूछी जाती हैं और वो कितने मार्क्स का होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी प्री एग्जाम की, जो प्री का एग्जाम होता है, ठीक, तो ये पहली स्टेज होती है एमपीपीएससी। ठीक है, अब अगर हम प्री एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो इसमें दो पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें कितने पेपर होते हैं? दो पेपर। जो पेपर 1 होता है, ठीक है, वो होता है जनरल स्टडीज का पेपर। किसका पेपर होता है? जनरल स्टडीज। ठीक है, सामान्य ज्ञान का पेपर। ठीक है, तो जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का पेपर होता है। ठीक है, जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो होता है ये सबसे मेन पेपर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो ये जो होता है वो सबसे मेन पेपर होता है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और ये जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। तो ये जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज का। ठीक है, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपका जो स्कोर आता है वो 200 मार्क्स के बेसिस पर आता है। ठीक है, और इसमें जो होता है सारे एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का। ठीक है, जिसमें 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा प्री में एक और पेपर भी होता है, पेपर सेकेंड। ये होता है जनरल पेपर, जनरल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मतलब एक सामान्य पेपर होता है जिसमें एकदम सामान्य चीजें पूछी जाती है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन का। ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल, इसमें भी कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक, तो आपके प्री स्टेज में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका होता है जनरल स्टडीज का पेपर। ठीक, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है जनरल पेपर, जनरल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये टोटल, ये भी 200 क्वेश्चंस का होता है और 200 मार्क्स का। ठीक, अब देखिए यहां पर होता क्या है, प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपका पेपर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी कट ऑफ बनता है या जो भी क्राइटेरिया बनता है वो सिर्फ पेपर नंबर 1 से बनता है। पेपर नंबर 2 का कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं। ठीक, जो भी आपकी, जो भी कट ऑफ बनता है कैटेगरी वाइज, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनता है। इसीलिए आपका पेपर 1 जो है, ठीक है, वो ही प्री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ जनरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसमें सिर्फ क्राइटेरिया होता है 40% मार्क्स लाने का। मतलब आपको 40% क्वेश्चन सही करना है जनरल वाला, जनरल चाहे मेल हो या फीमेल हो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पर मेल और फीमेल का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन 40% मार्क्स आपको इसमें सिर्फ चाहिए होता है क्वालिफाइंग के। मतलब आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो हो जाते हैं। आप बिना पढ़े भी चले जाएंगे तो भी 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, लेकिन 40% इसमें चाहिए होता है। और 30% जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जो भी है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, पीएच लोग जो भी हैं, मतलब कैटेगरी, उसके लिए 30% होता है। ठीक, तो जनरल कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर है इसमें 40% का क्राइटेरिया है जनरल के लिए और 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 30% ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ पेपर 1 के आधार पर बनती
आपका जो क्वालिफाइंग होता है वो सिर्फ पेपर 1 के आधार पर होता है। ठीक, तो आपको मेनली जो तैयार करना है वो पेपर 1 तैयार करना है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वैसे तो जो है एमपीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में ही आपको वहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताई जाती है, पद कितने। ठीक है, मतलब सारे पदों को मिला करके टोटल एक नंबर आता है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी बटा रहता है, लेकिन जो टोटल नंबर होता है वो एक लिख के आता है कि एमपीपीएससी में टोटल कितनी रिक्त वैकेंसियां, ठीक है, मतलब कितनी पोस्ट वेकेंट है। ठीक, तो कितनी पोस्ट के लिए निकला है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें 500 पोस्टों के लिए मान लीजिए पेपर निकला है, मतलब कितने पद खाली हैं, 500 पद खाली हैं। ठीक, अब जो पेपर 1 का जो क्राइटेरिया होता है कि वो कट ऑफ किस हिसाब से तय करते हैं, तो वो इस हिसाब से तय करते हैं कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, जितनी भी, ठीक है, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक, जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 20 गुना। ठीक, उसको 20 से इंटू कर दीजिए, उतने लोग वो मैक्सिमम लेते हैं मेंस का एग्जाम लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे मध्य प्रदेश में या अन्य प्रदेशों के भी जो विद्यार्थी आते हैं, ठीक, तो टोटल मान लेते हैं कि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, राज्य सेवा आयोग का फॉर्म कितने लोगों ने भरा, 5 लाख लोगों ने। अब देखिए यहां पर पोस्ट कितनी है, 500। अब इसका मैक्सिमम वो कितना लेंगे, 20 गुना। मतलब अगर हम 20 गुना इसका बात करें तो मतलब 10,000 बच्चे। कितने बच्चे, 10,000 बच्चे। ठीक, तो उनको कितने मेंस लिखने के लिए बच्चे चाहिए, 10,000। उन्होंने मैक्सिमम एक लिमिट बना दी है कि जितना भी पोस्ट होगी उसका 20 गुना करके उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए मेंस लिखने के लिए। मतलब 5 लाख से वो 10,000 तक फिल्टर करेंगे सिर्फ इस प्री के पेपर से। सिर्फ ये जो प्री का एग्जाम है इसमें 10,000 तक इस फिल्टर को लेके आएंगे। अब बात समझ रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है कि उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको चाहिए। अब उस हिसाब से और पेपर किस तरीके का आया है उस हिसाब से तय होता है कि कट ऑफ कितना होगा। और एक चीज आप याद रखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो होता है वो हमेशा प्री का कैटेगरी वाइज होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 100 क्वेश्चंस थे, ठीक, तो जनरल का मान लेते हैं कट ऑफ गया 80, मेल का कितना गया, 80। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही आए, लेकिन लास्ट 2 एग्जाम से हम देख रहे हैं कि इतना ही कट ऑफ आता है। तो 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, मेंस लिखने के लिए। ठीक, तो जनरल का अगर मान लेते हैं 80 कट ऑफ है, तो अगर किसी के 80 नंबर भी हैं तो भी वो मेंस के लिए क्वालिफाई होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कट ऑफ रहेगा, ठीक है, वो अगर जितना भी कट ऑफ है अगर उतनी संख्या भी किसी ने पाई है तो वो भी क्वालिफाइड है फॉर द मेंस। ठीक, तो वो भी क्या करेगा, क्वालिफाइड है फॉर द मेंस। ठीक, तो 80 नंबर भी अगर वो पाया है बच्चा तो वो मेंस का एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होगा। मतलब आपका कट ऑफ कितना है, 80 या उससे ज्यादा होना चाहिए जनरल के लिए। एससी एसटी ओबीसी सबका ऐसे ही अलग अलग होता है। ठीक, तो आपको समझ में आया ये। ठीक, तो प्री का एग्जाम आपको समझ में आया। पहला एग्जाम जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा जनरल कॉम्प्रिहेंशन का होता है। दोनों में 100-100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपका जो कट ऑफ बनता है वो सिर्फ पेपर 1 के आधार पर होता है। पेपर 2 में आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, 40% जनरल के लिए और 30% एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए। क्लियर हुआ ये। ठीक, तो जब आपका ये प्री, ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा, आपका जो फाइनल जो कट ऑफ बनता है, ठीक है, जो फाइनल मार्क्स जिस आधार पर आपको पोस्टें मिलती हैं, जो फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। आपको एक चीज समझ लेनी होगी, प्री का एग्जाम सिर्फ 5 लाख से 10,000 तक छांटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम लिया जा रहा है। नंबर इसके आपके कहीं पर भी नहीं जुड़ेंगे।
आपने अगर 200 के 200 मार्क्स भी जनरल स्टडीज में ले आए हैं तो आपके वो मार्क्स मेंस और इंटरव्यू के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप सिर्फ क्वालिफाई किए। ठीक, तो ये सिर्फ क्वालिफिकेशन का पेपर है जिससे वो फिल्टर करते हैं 5 लाख से 10,000 लोगों तक। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वांटिटी यही होगी, ये डिपेंड करता है कि पद कितने निकले हैं, पद कितने निकले। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका आपके मेरिट लिस्ट में जो नंबर आएगा उससे आपका कोई लेना देना इसका नहीं है। ये सिर्फ आपको 5 लाख से गाड़ी कहां लेकर के आ रहा है, 10,000 तक। ठीक, अब जब एक बार ये प्री का एग्जाम हो गया, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने कट ऑफ पार कर। तो आपको उस प्री के एग्जाम की स्कीम समझ में आई। ठीक, दो ही पेपर होते हैं इसमें, जनरल स्टडीज और जनरल कॉम्प्रिहेंशन, दोनों में 100 क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड। ठीक, तो स्कीम आपको जनरल एमपीपीएससी प्री की समझ में आई। अब हम प्री का सिलेबस देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम प्री का क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे मेंस पर। ठीक, तो प्री की अगर हम बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर जो सिलेबस दिया है तो बगल में हिंदी है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसको पढ़ना चाहे तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है और इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। देखिए पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें जो पहला है टॉपिक, पहला चैप्टर जो है वो है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमें भारत का पूरा इतिहास पढ़ना है, एंशियंट से लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री तक। ठीक है, और इसके अलावा हमें आजादी के बाद के भी कुछ इंसिडेंट्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको बताया रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, किस तरीके से हमारा एकीकरण हुआ, तो वहां तक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री पहला चैप्टर है जिसमें हम एंशियंट से लेकर के और कहां तक पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस तक। इसके बाद अगला बात करें, अगला चैप्टर है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, उसका कल्चर और लिटरेचर। ठीक, अब हमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासतें थी उनको पढ़ना है, जैसे सिंधिया थे, होलकर थे, गोंडवाना थे, भोपाल रियासत थी। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा आजादी के आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा उसको पढ़ना है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमें यहाँ का आर्ट्स देखना है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का जो फोक सॉन्ग है, ठीक है, या हम कहें कि जो फोक सॉन्ग है, ठीक है, फोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य है, लोक नाच है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। इसके अलावा हमें स्थापत्य भी देखने हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो स्थापत्य होते हैं, ठीक है, मतलब जो आर्किटेक्चर है उसको देखना है। इसके अलावा हमें फेस्टिवल्स पढ़ने हैं, त्योहार कौन कौन से मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है, म्यूजिक मैंने आपको बताया। ठीक है, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य। देखिए साहित्य में हमें देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, साहित्यकार मतलब राइटर्स रहे हैं और उनका क्या क्रिएशन रहा है, मतलब उन्होंने क्या क्या किया है, जैसे कालिदास थे, भावभूति थे, ठीक है, बाण भट्ट थे, तो ये सब क्या थे, राइटर्स थे। ठीक है, तो हमें राइटर्स भी पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, धार्मिक, कल्चरल या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं, और इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के। मतलब मध्य प्रदेश में जैसे आपके बादल भोई हैं, तंत्या भील हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, भीमा नायक हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं। सेकंड चैप्टर में हमको मध्य प्रदेश का इतिहास, उनका संस्कृति और साहित्य पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। इसके बाद आता है तीसरा नंबर चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल पढ़ना है हमको। ठीक है, अब देखिए भारत के भूगोल में हमें पूरा ज्योग्राफी पढ़नी है भारत की। जैसे माउंटेन्स हैं, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, प्लेट्यूज हैं, नदियां, झीलें, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक फिनोमिना पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है, जैसे जो है वन है, खनिज है, जन संसाधन है, ठीक है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा।
कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, नेशनल एंड हजार्डियस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मेजर साइक्लोन्स, रूरल अर्बन। ठीक, तो ये सारा क्या है, हमें बेसिकली पूरी इंडिया की भूगोल, भारत का भूगोल या इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, जिसमें वन, खनिज, गैर पारंपरिक, पारंपरिक स्रोत, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, साइक्लोन्स कौन कौन से आते हैं। ठीक, तो ये तीसरा चैप्टर है। इसके बाद चौथा चैप्टर है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें हमें वही भूगोल पढ़ना है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सा वन है, मध्य प्रदेश का जलवायु कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जल संसाधन क्या है, सिंचाई का क्या योजनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ये भी हमें पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ये सारी चीजें हमें क्या पढ़नी है मध्य प्रदेश के भूगोल में। एक चौथा चैप्टर क्या था, मध्य प्रदेश का भूगोल। पांचवा जो चैप्टर है वो है इंडियन पॉलिटी, या हम कहें एक तरीके से पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब इसमें हमें इंडियन पॉलिटी पढ़नी है और मध्य प्रदेश की पॉलिटी। आप देखेंगे इसमें संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इसके अलावा हमें प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम के बारे में, कौन कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे देश में, संवैधानिक संशोधन, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार नागरिकों के क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, ड्यूटीज। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ना है। फिर इसके अलावा हमें कमीशंस पढ़ने हैं। देखिए कई सारे हमारे देश में कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ऐसे कई सारी नेशनल और रीजनल कमीशंस हैं, वो हमको पढ़ना है। देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल अभी करंट का सिलेबस है। ठीक है, ये पुराना सिलेबस नहीं है, ये अभी करंट का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटी में। मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, कैबिनेट के बारे में, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 सूत्रीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय व्यवस्था, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें मध्य प्रदेश के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अभिशासन व्यवस्था। एक, तो एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों की पॉलिटी को एक ही यूनिट में क्लब कर दिया गया है। तो ये है यूनिट नंबर 5। इसके बाद जो छठी यूनिट है वो है भारत की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की। ठीक है, मतलब जो छठी यूनिट है बेसिकली वो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या सिचुएशन चल रही है। इसी में हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है, मानव संसाधनों के बारे में, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के बारे में। ठीक है, इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में। मध्य प्रदेश का कृषि, उद्योग, एमएसएमई सेक्टर कैसा है। ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये पढ़ना है। इसके अलावा आईपीआर मध्य प्रदेश में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में। ठीक, फिर अभी रिसेंटली में क्या क्या भारत की अर्थव्यवस्था में काम चल रहा है उसके बारे में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो या सेवा क्षेत्र हो। और इसके अलावा हमें कुछ संस्थानों के बारे में भी पढ़ना है, जैसे आपका रिजर्व बैंक हो गया। ठीक, इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सेबी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर भारत के विदेशी व्यापारियों की नीति या G20 सार्क अभियान, ठीक है, या आसियान। ठीक, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो छठा नंबर जो यूनिट है वो पूरी इकोनॉमी है इंडिया की और मध्य प्रदेश की। इसके बाद बात करें अगला जो चैप्टर है वो है 7वां नंबर चैप्टर, जो है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। ये बेसिकली चैप्टर जो है ये बेसिक साइंस का है। ठीक है, इसमें हम बेसिक साइंस पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या काम हो रहा है, हमारे यहाँ कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और उनके अचीवमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जेनेटिक डिजीजेज है हमारे बॉडी में। फिर हेल्थ पॉलिसी के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम,
पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटी एंड मैनेजमेंट, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। तो इन सारी चीजों के बारे में, मतलब साइंस और हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमें पढ़नी है चैप्टर नंबर 7 में। ठीक। इसके बाद अगला जो चैप्टर है ये पूरा करंट अफेयर्स है, ये अभी का करंट अफेयर्स। चैप्टर नंबर 8 जो है वो पूरी तरीके से करंट अफेयर्स है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में रखते हैं। अब देखिए इसमें करंट इवेंट्स में दे दिया है इंटरनेशनल भी, नेशनल भी और करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और करंट मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, ठीक है, उस आधार पर कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये सबसे टफेस्ट यूनिट होती है क्योंकि इसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल तक का आपको करंट अफेयर्स याद रखना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक। मतलब अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स। ठीक। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमें बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो मतलब ये पूरा जो चैप्टर रहेगा ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस और इंटरनेट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो ये था 9वां नंबर चैप्टर। और जो आखिरी चैप्टर होता है प्रीलिम्स का वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। ये नया चैप्टर जुड़ा है अभी हमारे सिलेबस में। देखिए हमारे सिलेबस में जो पुराना सिलेबस था और नए सिलेबस में अंतर ये है कि पुराने सिलेबस में एक तो ये यूनिट नंबर 6 नहीं थी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बहुत छोटा सा पार्ट था, और ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश ये एक सेपरेट यूनिट नहीं थी। लेकिन अब इन दोनों चैप्टर्स को एक सेपरेट यूनिट बना दिया गया है। ठीक है। और ट्राइबल्स में हमें पूरा पढ़ना है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनका क्या क्या भौगोलिक विस्तार है, वो कहाँ रहती हैं, उनके क्या खान पान है, उनके क्या रहवास है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष पिछड़ी जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है उसमें हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति क्या है, इसके बाद जनजातीय लोगों ने किस तरीके से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक। तो इस तरीके से हमारा प्रीलिम्स का पेपर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है। जनरल स्टडीज में टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है। और आपको ये 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आज का जो कंपटीशन का लेवल है उसमें अब कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं। ठीक। तो इसी कारण से आपको भी उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक। तो आपको प्रीलिम्स का पूरा फंडा समझ में आया, प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज का सिलेबस समझ में आया। इसके बाद आपको ये और सिलेबस याद रखना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैंने जनरल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बोला था, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें वैसे भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सामान्य सामान्य मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत या पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। आधारभूत संख्या गण आती है, इतना आप कर ले। और याद रखिएगा 10वीं लेवल की रहती है, ये याद रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी का, इंग्लिश का, वो सब 10वीं लेवल तक का रहेगा। ठीक है। तो ये पेपर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पेपर होता है। इसमें हाँ आप ये याद रखिएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होने ही चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन सही इसमें नहीं हुए हैं तो आपका एग्जाम पास नहीं माना जाएगा। मतलब मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC के हैं तो आपको 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। मेन जो आपको तैयार करना है वो पेपर नंबर 1 तैयार करना है। ठीक है। इसी के आधार पर आप अपना मेंस का एग्जाम लिख पाएंगे। ठीक है। जब इसका कट ऑफ क्रॉस होगा तभी आप कहाँ पहुंचेंगे, मेंस में। तो अब हम चलते हैं मेंस में। ठीक है। तो अब प्रीलिम्स का पूरा चीज क्लियर हो गया, स्कीम और सिलेबस। अब आते हैं हम मेंस में। देखिए अगर हम MPPSC के मेंस के पेपर की बात करें, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें, तो MPPSC का जो मेंस का पेपर होता है या मुख्य परीक्षा का जो पेपर होता है, इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं।
कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। ठीक, अब देखिए जब अभी मैं मेंस का सिलेबस बताऊंगा ना, तो हर पेपर जो है, शुरू के 4 पेपर, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं अभी बताऊंगा, अभी सिलेबस में आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप एक बात समझिए, तो इसमें जो पेपर नंबर 1 होता है, ठीक है, जो पहला पेपर होगा वो पेपर नंबर 1 होगा। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक पेपर के लिए आपको समझा दूंगा, कमोबेश सभी पेपरों के लिए वही कंसेप्ट होगा, ठीक है, उसी संदर्भ में। तो मैंने अभी रेफरेंस के तौर पर सिर्फ पेपर नंबर 1 लिया, ठीक है। तो पेपर नंबर 1 जो है, इसका जो पार्ट ए होता है, ठीक है, इसमें जो है टोटल 150 मार्क्स का होता है। मतलब जो पार्ट ए है, ठीक है, अभी हम देखेंगे पेपर 1 में पार्ट ए क्या है सिलेबस में, तो वो चीज आपको पढ़नी है। तो उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है पार्ट ए का, वो 150 मार्क्स का है। अच्छा, प्रीलिम्स में एक चीज आप और याद रखिएगा यहाँ पर, इसका पेपर जो आपका आएगा ना, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज पेपर में ऑप्ट करें, आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इसमें जो प्रश्न पत्र होता है क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको ये याद है। वैसे ही मेंस में भी होगा, मेंस में भी जो पेपर है, 6 पेपर होंगे, वो हिंदी में भी क्वेश्चन होगा उसमें और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप किससे देना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं आंसर या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, ठीक। तो पेपर 1 जो है, ठीक है, उसका जो पार्ट ए है, ठीक है, उसमें कितने मार्क्स होते हैं? 150 मार्क्स होते हैं। और पार्ट बी के लिए भी कितने मार्क्स हैं? 150 मार्क्स। तो टोटल मिला करके पेपर 1 कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का, ठीक। ठीक, तो पेपर 1 जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का। और एक चीज आप याद रखिएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये चारों पेपर जो होते हैं उसमें यही है फंडा। टोटल 300 मार्क्स, और चारों ही पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। और एक पार्ट कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। और दोनों पार्ट कितने कितने नंबर के हुए? 150, 150, 300। मतलब आपका पेपर 1 भी होगा 300 मार्क्स का, पेपर 2 भी होगा 300 मार्क्स का, पेपर 3 भी होगा 300 मार्क्स का, और पेपर 4 भी होगा 300 मार्क्स का, ठीक। तो ये टोटल मिला के 4 पेपर हो गए, ठीक है। अभी 6 पेपर हैं, ठीक है, मैंने अभी 4 पेपर बताया। और चारों पेपरों में पार्ट ए और पार्ट बी में 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 150 नंबर रहे, ठीक है। मतलब एक पेपर में 2 पार्ट है, तो कितने नंबर हो गए? 150 प्लस 150, 300, ठीक है। और यही चीज पेपर सेकंड में भी रहेगी, सेम चीज पेपर थर्ड में भी रहेगी, और सेम चीज पेपर फोर्थ में भी रहेगी, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक। आई एम सॉरी, मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया, प्री के पेपर में, प्री का पेपर आपका 2 घंटे का होता है, ये याद रखिए। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा आपका, पेपर 1 वो भी 2 घंटे का होगा, और पेपर 2 वो भी 2 घंटे का होगा। और याद रखिएगा, ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, 2 शिफ्ट में, ये याद रखिए। इसमें एक ही दिन में पेपर होता है 2 शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगी वो पेपर 1 के लिए रहेगी, जनरल स्टडीज के लिए। और जो आफ्टरनून शिफ्ट रहेगी, मतलब जो दोपहर में जो पेपर होगा, वो पेपर सेकंड होगा, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी 2 घंटे का होगा। तो पहला जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, वो 2 घंटे का पहला पेपर होगा और 2 घंटे का दूसरा, ठीक है। तो आपको 2 पेपर देने हैं इसमें, याद रखिएगा, और एक ही दिन होता है ये पेपर, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एक ही डेट आएगी, और उसी डेट में पेपर होगा 2 शिफ्ट, मॉर्निंग और आफ्टरनून, प्रातःकाल और जो आफ्टरनून दोपहर का समय, ठीक। ये चीज समझ में आई। अब जो मेंस का पेपर होता है, मैंने आपको बताया कि वो 3 घंटे का होता है, मतलब एक पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अभी मैंने पेपर 5 और 6 की बात नहीं की है।
तो ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं, 300 नंबर, एक एक पार्ट में 150, 3 घंटे का पेपर, ये सब, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये सब सिर्फ एप्लीकेबल अभी है पेपर 1, 2, 3 और 4 के। ठीक, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चारों चीजें, पेपर का जो पैटर्न है वो कॉमन है। ठीक है, यही चारों पेपर आपके हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी मैं पेपर 5 और 6 की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं आगे करूंगा। ठीक, तो अभी आपको समझना है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक, तो मैंने आपको समझाया पेपर 1 में पार्ट ए में 150, पार्ट बी में 150, दोनों मिला के कितना हो गया, 300। ठीक, अब अब हमें यह समझना है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। ठीक है, तो अब जो मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न कॉमन होगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और पेपर 3 के लिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं अभी क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन पैटर्न हर पार्ट में रहेगा। देखिए, यहां पर ये जो पार्ट है ना, पार्ट ए इसका, और ये पार्ट बी। ठीक है, तो ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है, ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। और वो पैटर्न मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। और अभी जो मैं क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूं वो सिर्फ पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। पेपर फोर्थ का क्वेश्चन पैटर्न अलग है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन उनको कहते हैं, मतलब जिसका आंसर आपको बड़े संक्षिप्त में देना होता है। ठीक है, तो ऐसे जो पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में सेम पैटर्न रहेगा, मैं सिर्फ एक पार्ट का बता रहा हूं। तो ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसकी संख्या होगी 15। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, एक मिनट में नीचे लिख देता हूं। यहां पर रहेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वर्ड्स, वर्ड लिमिट कितनी है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द की सीमा है। एमपीपीएससी का पेपर निकालना इसलिए भी टफ होता है क्योंकि यहाँ पर शब्द की सीमा होती है। आपको जितना वर्ड्स दिया गया आप उतना ही मैक्सिमम लिख सकते हैं, और इसके बाद आपका टोटल मार्क्स। ठीक है, मैं जो ये पैटर्न बता रहा हूं ये एक पार्ट के लिए बता रहा हूं, पार्ट ए के लिए। ठीक है, पार्ट बी का भी बिल्कुल सेम पैटर्न ही होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करें अगर, तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब जो छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, या यहां लिख सकते हो आप छोटे क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे 15। और याद रखिएगा, ये पेपर 1 के लिए बता रहा हूं मैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा ये सिर्फ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए रहेगा। तो इसमें जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, जो मतलब जो छोटे उसमें क्वेश्चन है, तो उसमें टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। ठीक है, और हर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपको इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो 15 मिलेंगे, और इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन। ठीक, और इसमें जो आपको मैक्सिमम वर्ड्स यूज करने हैं, मतलब जो आंसर लिखना है वो मैक्सिमम 20 वर्ड्स में लिखना है। मतलब 20 वर्ड्स मैक्सिमम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको सिर्फ 20 शब्दों में लिखना है ये आंसर, और इसका जो टोटल मार्क्स हो गया, तो 15 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच, 15 प्रश्न है और 2 नंबर एक क्वेश्चन का, तो टोटल ये कितने मार्क्स हो गए, 30 नंबर। ठीक, तो 30 नंबर आपका होगा शॉर्ट आंसर, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मीडियम क्वेश्चंस मतलब मध्यम। ठीक है, मध्यम क्वेश्चन जो रहेंगे ये टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, और एक क्वेश्चन का नंबर होगा 7। ठीक, तो टोटल 10 प्रश्न रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। ठीक, और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो है 60।
मतलब आप आंसर कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम 60 वर्ड्स। याद रखिएगा ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको 60 शब्दों में लिखना है। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए इसके, 70। भाई 10 नंबर, एक 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 70 नंबर। ठीक, और तीसरा जो होगा वो होगा लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, लॉन्ग मतलब, ठीक है, बड़े बड़े उत्तर, ठीक है, जिसके बड़े प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये टोटल प्रश्न रहेंगे 5। ठीक, टोटल प्रश्न रहेंगे 5। ठीक है, और इसमें जो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा, 10। ठीक, तो आपको याद रखना है 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 10। ये टोटल, अगर हम इसमें वर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है 200 शब्दों के अंदर। मतलब इसमें जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो 200 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम वर्ड्स आपको कितने यूज करने हैं, 200। ठीक, तो 200 वर्ड्स आपको यूज करने हैं। और ये जो रहेगा, इसमें जो टोटल मार्क्स होगा, तो 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल हो गया 50। अब आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 30 प्लस 70 100 और प्लस 50 150। तो ये 150 मार्क्स हो गए एक पार्ट के। और यही सेम पैटर्न आपका पार्ट बी में भी रहेगा। उसमें भी छोटे क्वेश्चन रहेंगे 15, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मैक्सिमम वर्ड्स आप लिख सकते हैं 20 और टोटल मार्क्स हो गए 30। ऐसे ही मीडियम साइज के 10 क्वेश्चन, 7 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल वर्ड्स जो हो सकते हैं मैक्सिमम वो हो सकते हैं 60, और मार्क्स कितने हो गए, 70। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, और इसमें 200 वर्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें हो गया वो हो गया 50। इस तरीके से ये कितने का हो गया, 150। ठीक, और ये दोनों पार्ट्स में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों पेपर्स में यही फॉर्मेटिंग रहेगी। मतलब अगर आप काउंट करें तो टोटल आपको 15, 10, 25 और 5 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। ये आपको याद रखना है, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे एक पार्ट में, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आया आपको। ठीक, तो ये पैटर्न रहेगा आपका, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में यही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। समझ में आ गया आपको। और हर पेपर कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। एक पार्ट 150, दूसरा पार्ट 150, दोनों 150 150 मिला के कितना हो गया, 300। ठीक, तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का आपको फंडा समझ में आया। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो पेपर 4 का बताऊंगा। ठीक, पेपर 4 में, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पेपर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पेपर 4 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, लेकिन इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी कितने कितने नंबर के हैं, 150 नंबर के। ठीक है, तो इसमें भी कितने नंबर के हैं, 150 नंबर के। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, तो पार्ट 4 का कोई भी पेपर 4 का कोई भी पार्ट, उसमें जो आपका पैटर्न होगा, तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, इसी फॉर्मेट में चलेगा। मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। ठीक, इसके अलावा आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं और आपके नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, अब ये याद रखिएगा, ये पैटर्न सिर्फ पेपर नंबर 4 के लिए है। ये पैटर्न आपको पेपर 1, 2 या 3 में नहीं मिलेगा, ये पेपर 4 में मिलेगा आपको। ठीक, तो पेपर 4 में भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर, मतलब वही जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 16। ये आपको याद रखना है। पेपर 4 के पार्ट में, किसी भी पार्ट में हो, पार्ट की बात कर रहा हूं, पार्ट में हो, पहले पेपर में, सॉरी पेपर 4 में पार्ट ए में 16 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में भी वही रहेगा। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 16। इसका मार्क्स भी उतना ही है, 2 नंबर एक क्वेश्चन का। ठीक, वर्ड्स वही रहेगा 20, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने हो गए, 32। 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 मार्क्स। तो आपको याद रखना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 16। एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, वर्ड लिमिट रहेगी मैक्सिमम 20, और मैक्सिमम कितना मार्क्स हो गया, 32। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था मीडियम या मध्यम,
अगर हम बात करें मीडियम क्वेश्चन इसमें रहेंगे, वो रहेंगे टोटल 8। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8। ठीक है। और इसमें जो वो रहेगा मार्क्स रहेगा वो वही रहेगा 7 नंबर एक क्वेश्चन का। ठीक है। और इसमें वर्ड लिमिट भी कितनी रहेगी? 60, जो उसमें भी थी। कितनी थी? 60। और ये टोटल कितना हो गया? तो 8 7 जा 56। ये कितने मैक्सिमम होगा इसमें मार्क्स? 56 नंबर, क्योंकि 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 7। तो 8 सत्ते 56। और तीसरा भी इसमें वही आंसर होगा, लॉन्ग वाला, बड़े क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो रहेंगे 4। ठीक है। बड़े क्वेश्चन कितने रहेंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो बड़े क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा वो रहेगा 11। वहां कितना था? 10। जो बड़ा क्वेश्चन था वहां पे उसका मार्क्स कितना था एक क्वेश्चन का? 10। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन रहेंगे 4 और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 11। ठीक। वर्ड्स उतना ही रहेगा, 200। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर 11 नंबर का है तो 4 क्वेश्चन कितने हुए? 44 नंबर। ठीक। तो जो लॉन्ग आंसर है वो 44 नंबर का। और इसमें जो एक और क्वेश्चन ऐड होगा जो बाकियों से अलग है, वो है केस स्टडी। पढ़ेंगे हम इसमें केस स्टडी। ठीक है। केस स्टडी पूरा डिटेल में हम एथिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। केस स्टडी में आपको याद रखना है सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, और ये 18 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 18 नंबर का। और इसकी वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में ही डिफाइन की जाएगी। इसकी वर्ड लिमिट अभी से डिफाइन नहीं की जा रही। इसकी वर्ड लिमिट आपको जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसी समय आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा केस स्टडी से रिलेटेड, और इसमें जो टोटल मार्क्स हो गया वो 18 हो गया। ठीक। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 56 प्लस 44 100, 100 प्लस 32 132, और प्लस 18 150। ये भी कितने का आ गया? 150। मैंने आपको बताया था पेपर 4 का भी पार्ट ए भी 150 नंबर का होगा, और पार्ट बी भी कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का। और पार्ट ए और पार्ट बी जो पेपर 4 का है उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पैटर्न देखा वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। ठीक। और एक चीज आपको याद रखनी है, चारों के चारों पेपर टोटल मार्क्स रहेंगे 300। ये कॉमन रहेगा। और चारों के चारों पेपर का टाइमिंग कितना रहेगा? 3 घंटा। मतलब चारों पेपर कितने घंटे के रहेंगे? एक पेपर 3 घंटे का। ठीक है। तो हर पेपर 3 3 घंटे का आपको रहेगा। ये कॉमन है। बस डिफरेंस ये है, पेपर 1 2 और 3 का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो अलग है, और पेपर 4 का अलग है। समझ में आया आपको यहां तक? तो पेपर 4 तक की कहानी आपको क्लियर हो गई। ठीक। अब आते हैं हम पेपर नंबर 5। ठीक है। जो पांचवा नंबर पेपर है। ठीक है। देखिए पांचवा नंबर जो पेपर है ना, और छठा नंबर, ठीक, ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आएगा। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, इसमें लैंग्वेज सिर्फ हिंदी होगी, क्योंकि ये दोनों हिंदी के पेपर। पेपर 5 की अगर हम बात करें तो वो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी। अगर पेपर 5 की बात करें, सबसे पहले हम पेपर 5 की बात करें। पेपर 5 में जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी। ठीक है। और इसके अलावा व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण। तो सामान्य हिंदी और व्याकरण का परीक्षा होगी पेपर नंबर 5। ठीक है। प्रश्न पत्र 5 जो होगा वो सामान्य हिंदी और व्याकरण का होगा। ठीक है। अब ये जो पेपर होगा ये आपको याद रखना है, ये 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक। तो आपको ये याद रखना है ये कितने नंबर का पेपर होगा? 200 नंबर का पेपर। ठीक है। और इस पेपर का अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पेपर का जो टाइम होगा, ठीक है, पेपर नंबर 5 का जो टाइम होगा, ठीक है, वो होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स। देखिए अभी तक हमने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 देखा। वो चारों ही पेपर 3 3 3 3 घंटे के थे ना। पेपर नंबर 5 जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर। ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200 मार्क्स। ठीक। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा? 200 मार्क्स का।
ठीक है, पेपर नंबर 5 हो गया। ठीक, तो जनरल हिंदी और व्याकरण का पेपर है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। अब पेपर नंबर 6 जो है, ठीक है, अगर हम बात करें पेपर नंबर 6, ये भी हिंदी का ही पेपर होगा, लेकिन ये होगा निबंध का पेपर। निबंध और प्रस्तावना, निबंध और प्रस्तावना, ठीक, इसका पेपर होगा। देखिए, निबंध मतलब निबंध लिखना, ऐसे आप लिखा करते थे पहले वो, और इसके अलावा प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब होता है इंग्लिश में लेटर। ठीक है, ठीक है, लेटर, प्रस्तावना और प्रारूप लिखना। ठीक है, मतलब प्रतिवेदन और प्रारूप। ठीक है, प्रारूप लेखन, प्रस्तावना नहीं है, प्रारूप, सॉरी, प्रारूप लेखन। ठीक है, तो निबंध और प्रारूप लेखन होगा। निबंध जो हम लिखते थे पहले हिंदी में, हम निबंध लिखा करते थे। ठीक है, इसमें अलग अलग विषय दिए हैं, आपके सिलेबस में दिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको निबंध पूछे जाएंगे, मतलब लगभग उसी फील्ड से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो पेपर नंबर 6 होगा, ये 100 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। और ठीक है, और ये जो रहेगा, ये पेपर आपका 2.5 घंटे का रहेगा, 2.5 आवर्स। ये याद रखना है आपको। देखिए, आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए चीजें। ठीक है, मैं इसीलिए इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ये जो परीक्षा होगी, ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, मतलब आपको जो पेपर 1 से लेकर के 4 तक है, उसमें 3 घंटे हर पेपर में मिलेंगे। लेकिन जो पेपर नंबर 5 है, ये 2 घंटे का होगा, और पेपर नंबर 6 जो है वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, अब पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, और किस तरीके का उसका किस कितने प्रश्न और कितने नंबर के होंगे, ये सिलेबस में ही दिया हुआ है। तो अभी हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, तो उसी टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। आप अगर सिलेबस की कॉपी निकालेंगे, तो आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का जो सिलेबस दिया है, ठीक है, उसमें ही बगल में मार्क्स दिए हैं कि किस नंबर, किस तरीके के क्वेश्चन से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। तो आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? ठीक, देखिए, मैंने आपको क्या बताया, पेपर 1 फाइनल देख लेते हैं। पेपर 1 में 2 भाग हैं, दोनों भाग 150-150, मतलब टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर 2 की बात करें, ठीक, तो ये भी कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। आगे मैं आवर्स भी लिख दे रहा हूं, कितने टाइम का होगा, 3 घंटा, 3 घंटा। पेपर 3, ये भी कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर नंबर 4, ठीक है, ये भी 300 मार्क्स का होगा, और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। अब जो आपका पेपर नंबर 5 है, ठीक है, ये होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, और ये पेपर होगा 2 घंटे का। ये कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। और जो छठा नंबर पेपर है, ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक, तो अगर आप इन सारे मार्क्स को जोड़ेंगे, तो 300, 300, 600, 300, 900, 300, 1200, 1200 और 200, 1400, और 100, 1500। तो टोटल जो आपका नंबर होगा, वो 1500 नंबर का होगा मेंस का एग्जाम। कितने नंबर का होगा? 1500 नंबर का। ठीक, अब इसमें आपको, मैंने आपको बताया कि पेपर नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी दिखेंगे क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी। पेपर 1 से लेकर के 4 तक आप हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहें आप इंग्लिश में लिखें। लेकिन पेपर नंबर 5 और 6 जो रहेगा, ये टोटल हिंदी का पेपर रहेगा। इसमें आपको क्वेश्चन भी, जो मतलब प्रश्न भी जो मिलेंगे, वो भी हिंदी में मिलेंगे, और आपको उत्तर भी किसमें देना है? हिंदी में देना है। तो टोटल 1500 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको मेंस का एग्जाम समझ में आ गया, कितने नंबर का होगा? 1500 नंबर। अब इसके बाद का स्टेज आता है, तीसरा स्टेज जो है इंटरव्यू।
जो आखिरी स्टेज होगा इंटरव्यू। ठीक, अब देखिए इंटरव्यू का जो है, मैंने जैसा आपको बताया था कि प्रीलिम्स से मेन तक जाने के लिए तकरीबन 20 गुना रखा जाता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। मैंने आपको बताया था ना 500 पोस्ट है तो कितने बच्चों को उनको लेना है मेंस लिखने के लिए? 10,000 बच्चों। भरे कितना भी फॉर्म उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको कितना लेना है? उनको 10,000 लेना है। ऐसे ही यहां पर भी इंटरव्यू में भी जो होता है, जो मतलब ऐसा मतलब अनरिटन रूल तो नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल उसमें बताया जाता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो 1/3 लेते हैं, एक तिहाई। मतलब कि वो क्या करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेंस लिखने के लिए, ठीक है, उसके एक तिहाई बच्चों को इंटरव्यू के लिए लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको एक गणित बताया कि 500 पोस्टें हैं। ठीक, उन्होंने 10,000 लोगों को मेंस दिलवाया। ठीक, अब इन 10,000 का, ठीक है, अगर हम 1/3 करेंगे, ठीक है, अगर हम 1/3 इसका करते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3-3,500 के पास लोग आ जाएंगे। ठीक, अब उतने लोगों में से उनको 500 लोग चुनने होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो 1/3, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सॉरी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ सुनिए। देखिए मैंने आपको बताया 500 पोस्टें हैं, 10,000 लोगों को मेंस लिखवाया है। अब ये 10,000 लोगों से फिल्टर करेंगे 1,500। कितने फिल्टर करेंगे? 1,500। मतलब जो मेंस के लिए, जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो 1,500 लोगों को बुलाएंगे। तो क्योंकि इंटरव्यू का जो वो होता है, वो होता है एक तिहाई। मतलब उन्हें हर 3 बच्चों में से एक बच्चे को लेना है। एक तिहाई जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वैसे ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1,500 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उन्हीं में से 500 बच्चे जो होंगे वो सिलेक्ट। तो एक तिहाई होता है, मतलब एक तिहाई जो उनका रहता है, एक तरीके से कहा जाए। ठीक, तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आया। अब जो इंटरव्यू का मार्क्स होता है, ठीक है, देखिए आपको इंटरव्यू का मार्क्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो इंटरव्यू का मार्क्स होता है, ठीक है, वो होता है टोटल, अगर हम बात करें तो 185। ये आपको याद रखना है। ठीक, मतलब जो आप इंटरव्यू देंगे उसमें जो संख्या है, वो है, मार्क्स है, वो है 185। ठीक, तो आपका अगर हम बात करें मेंस का, तो मेंस में कितना नंबर है? 1,500। और इंटरव्यू का कितना है? 185। तो आपका टोटल कितना हो गया? तो 1,500 प्लस 185 अगर हम करें तो ये होता है 1,685, 1685। ये आपका फाइनल मार्क्स रहेगा। इसी मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब ये आपका टोटल मार्क्स है। आप एक बात समझ लीजिए, मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपके मेंस के भी मार्क्स रहेंगे, और उसमें इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करके। ठीक, अब देखिए यहां पर भी एक पेज ये है कि कैटेगरी के आधार पर जो पोस्टें हैं, ठीक है, उस आधार पर, कैटेगरी के आधार पर जो जहां फिट बैठेगा उसको उस तरीके का पद मिल जाएगा। समझ गए आप बात को? तो टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 1,685 नंबर पर बनेगी, 1685। ये टोटल है, ठीक है। और इसी में जो मेरिट बनेगी वो कैटेगरी के आधार पर बनेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल, SC ST OBC सब कैटेगरी के आधार पर बनेगी। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, तो उसमें अगर 500 पोस्ट हैं तो उन 500 पोस्टों को बाइफरकेट किया जाता है। देखिए बाइफरकेट एक तो कैटेगरी के आधार पर किया जाता है, और अलग अलग विभाग में किसमें किसमें कितनी कितनी वैकेंसी। जैसे देखिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक विभाग होता है। सरकार में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे प्रशासनिक विभाग है, पुलिस विभाग है, आपका एजुकेशन एजुकेशन विभाग है, जो मेडिकल का, जो स्वास्थ्य का विभाग है। इसके अलावा बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग किस हिसाब से आई है, उस हिसाब से आपको अपना चॉइस का मिलता है। ठीक है, और ये चॉइस आपको इंटरव्यू के पहले ही भरवा लिया जाता है।
जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, देखिए आपका जो इंटरव्यू होगा ना, वो होगा मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के हेडक्वार्टर्स में। कहाँ है मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग? इंदौर में। मध्य प्रदेश, ठीक। लोक सेवा आयोग कहाँ है? एमपीपीएससी, ठीक। तो लोक सेवा आयोग कहाँ है? मध्य प्रदेश का, ठीक। तो वो कहाँ है? इंदौर, ठीक। तो इस तरीके से एमपीपीएससी के इंदौर का जो उनका हेडक्वार्टर्स है, वहीं पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और वहीं पर एक फॉर्म में आपको भरा लिया जाएगा कि आप किस पद में आपकी रुचि है, ठीक है। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से ही आपको पद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बॉटम रैंकिंग में और आपको चाहिए डिप्टी कलेक्टर तो वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पद जो सरकार देगी वो रैंकिंग के आधार पर देगी, आपकी जो रैंक आई है उस आधार पर। हाँ, लेकिन आपकी चॉइस भरवा ली जाती है, ठीक है, कि आप किस विभाग में काम करना चाहते हैं, ठीक। तो ये इंटरव्यू के टाइम होता है, ठीक। तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आया मेंस का और इंटरव्यू का, ठीक। क्लियर हुआ कितने कितने नंबर्स के होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक। अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या है, और जो मैं बार बार पेपर 1 पेपर 2 में पार्ट ए पार्ट बी बता रहा हूँ वो क्या है, ठीक। तो अब हम जो देखते हैं वो देखते हैं सिलेबस। आई होप कि आपको पूरी स्कीम समझ में आ गई, ठीक। तो ये है सिलेबस मेंस का, ठीक है। देखिए मेंस का मैंने आपको बताया पेपर फर्स्ट, प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। इसका जो खंड आ या पार्ट ए है वो हिस्ट्री है, ठीक है। मतलब मैंने जो पार्ट ए बताया जो 150 नंबर का आएगा वो रहेगा आपका हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें कई सारी यूनिट्स हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 की बात करें तो ये एक तरीके से कहा जाए तो एंशियंट से लेकर के और मेडिवल तक की हिस्ट्री, ठीक है। अब उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री, ये सब चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री 11 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। पहले में लिखा है हड़प्पा से लेकर के 10वीं शताब्दी तक का, मतलब वो एंशियंट है और ये क्या है? मेडिवल है, ठीक है। इसके अलावा हमें सल्तनत और मुगलिया रूल्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिवल कल्चर किस तरीके से बढ़ा, मतलब एंशियंट से लेकर के मेडिवल तक हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, तब हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो, ठीक है। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 2। इसमें मध्य प्रदेश की कुछ प्रागैतिहासिक, अगर हम बात करें, या आद्य प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक। अब ये प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाना शुरू करूंगा, इतिहास पढ़ाना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब इसमें प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जो है डायनेस्टीज या राजवंश रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें गर्दविल पढ़ना है, नाग पढ़ना है, ओलिंकर, परविरजरक, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड, कच्छपागट डायनेस्टी। मतलब इसमें बेसिकली हमें राजवंश पढ़ना है, ठीक है। और ये जितने भी राजवंश लिखे हैं हमको ये सब पढ़ना है। ये कहाँ आएगा? यूनिट नंबर 2। इसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मतलब लेटर मुगल से लेकर के अंग्रेजों तक का पूरा प्रशासन, ये हमको किस में पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 में, ठीक। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से अंग्रेजों का क्या रोल रहा, ठीक है। हमारी आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट किस तरीके से चला, मध्य प्रदेश में फ्रीडम मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है, ठीक। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मतलब बेसिकली आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आजादी के बाद, ठीक है। तो आजादी के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ, ठीक। हम कैसे रिपब्लिक नेशन बने, हमने राज्यों का किस तरीके से विखंडन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया, मध्य प्रदेश किस तरीके से बना, और इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब आजादी के बाद की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कारगिल का युद्ध था, इंडो चाइना वॉर था, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, धारा 370, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ठीक, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है। और ये सारे इवेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का प्रमुख आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल और उनका पूरा आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट से लेकर के मॉडर्न टाइम तक। और आपको देखिए स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने सिलेबस में मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग पढ़ना,
विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। क्लियर। इसके बाद बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और टूरिज्म वगैरह पढ़ना है। और आखिरी यूनिट जो है इसमें भी मध्य प्रदेश की जो प्रमुख रियासतें हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे गुंडवाना है, बुंदेली है, बघेल, होलकर, सिंधिया, भोपाल। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो जनजातीय नायक हैं जैसे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, तंत्या भील, गंजन सिंह कुरकू, बादल बोई, पेमा फाल्या, ये सब चीजें हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 5 में। तो ये था पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए। ठीक है। इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा पार्ट बी, जो कि है भूगोल। मतलब पहले प्रश्न पत्र का जो पहला भाग है वो इतिहास है और दूसरा जो भाग है वो भूगोल है। ठीक है। भूगोल में हमें पूरा भारत का और मध्य प्रदेश से ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी भूगोल से रिलेटेड चीजें हैं वो हमें सब पढ़नी है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर फिजिकल डिवीजन हमें इंडिया का पढ़ना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी, सॉरी, देश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पठार हैं, नदियां हैं। ठीक है। हमें मिट्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जलवायु ऋतुआं कैसी हैं, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी होती है। इसके अलावा जलवायु घटनाएं, क्लाइमेटिक फिनोमिना, एल नीनो। ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम आएंगे कृषि में। कृषि और जन संसाधन के क्या क्या सूत्र हैं हमारे देश में। ठीक है। हमारी क्या क्या पॉलिसीज हैं। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तीसरे में भारत का जो प्रशासनिक, प्राकृतिक संसाधन और उद्योग है उसके बारे में हमको पढ़ना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। चौथा जो यूनिट है वो है डिजास्टर्स एंड टेक्निक, जो मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप है, सुनामी है, सूखा है, बाढ़ है। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। देखिए ये सारी चीजें पढ़ाने का पर्पस इसलिए है ना कि आपको फ्यूचर में जब आप अधिकारी बनेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी होती। ठीक है। अब जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, तो आपको एज अ अधिकारी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि लोगों का किस तरीके से आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीजें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिरी जो यूनिट है वो पूरी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मतलब पूरा हमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश का जलवायु, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन सा रेनफॉल है, वर्षा कैसी होती है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन से खेत में, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सा जो फसल है वो उगाई जाती है, सिंचाई के लिए क्या है, इंडस्ट्री क्या है। ठीक। ये सारी चीजें हमको किसमें पढ़नी है, मध्य प्रदेश। ठीक है। और ये यूनिट नंबर, ठीक, तो ये था पार्ट बी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहले प्रश्न पत्र में पहला पार्ट जो है वो है इतिहास और दूसरा पार्ट है भूगोल। ठीक। अब आ जाता है सेकंड नंबर पेपर। ये बेसिकली है आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है। संविधान। ठीक है। संवैधानिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, ये पार्ट ए है, सेकंड पेपर का पार्ट ए। इसमें हमें भारत का पूरा पॉलिटी पढ़ना है, संविधान, इसका निर्माता, फिर संविधान में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे यहाँ जाति का क्या रोल होता है, धर्म का क्या रोल है, ठीक है, वर्ग का क्या है, इनका दृष्टिकोण भारत की राजनीति में कैसा है। ठीक है। इसके अलावा हमें राजनीतिक दल और उनके जो इंडिया में, जो भारत में जो राजनीति का जो दल, ठीक है, एवं मतदान का तरीका जो है, व्यवहार जो है, मतलब हमारे यहाँ मतदान होता है तो मतदान किस तरीके से होता है, क्या सोच करके लोग वोट डालते हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। फिर हमें सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, जन आंदोलन। ठीक है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के बारे में, कौन कौन से इश्यूज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। फिर आप आ जाइए यहाँ पर हम डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है ना भाई, लोग चुनते हैं ना सरकार को। तो लोकतंत्र हमारा कैसा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरीके से होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में जो समुदाय आधारित संगठन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में, जो हमारे गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, उनके बारे में,
स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके बारे में। इसके अलावा हमें पढ़ना है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है। देखिए पहले के ज़माने में हमारे देश में सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। बाद में जब से टीवी आया तब से न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, और आज की डेट में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो तीनों मीडिया का असर होता है डेमोक्रेसी पे, वो कैसा असर होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भारत के कुछ राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना है, जैसे कौटिल्य हो गए, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इनकी राजनीतिक सोच क्या थी, हमें इनकी सिर्फ राजनीतिक सोच तक ही सीमित रहना है, क्योंकि हम राजनीतिक यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा, राजनीति को लेकर के इनके क्या विचार थे, इनकी किस तरीके की राजनीति। ठीक है, इसको पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इसमें हमें पूरा मध्य प्रदेश का राज व्यवस्था पॉलिटी पढ़नी है। इसमें हम फिर से देखिए वही पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने अभी आपको पहले पार्ट के पेपर 1 के पार्ट ए के यूनिट नंबर 4 में भी बताया था। यही सारी चीजें हमने, ये पॉइंट हम चाहे वहां पढ़ लें चाहे यहाँ पढ़ लें, बात एक ही है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक, मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्रिमंडल है उनके बारे में, उनका गठन किस तरीके से होता है, उनके कार्य क्या है, भूमिका क्या है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनको क्या क्या संवैधानिक अधिकार हैं, संगठन या शक्तियां हैं, विपक्ष की भूमिका क्या होती है। ठीक है, स्पीकर की भूमिका क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम भारत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा संगठन क्षेत्र भूमिका क्या होती है, और फिर इसके बाद हम कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो राज्य स्तर पर जो कमीशन है, जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये सब मध्य प्रदेश लेवल पर भी है। ठीक है, ये सारी चीजें, महिला आयोग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वुमेन कमीशन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यूनिट नंबर 4। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5, ये पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन, ये काम आपको करना है। ये जो यूनिट नंबर 5 में दिया है ना, यही काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इसमें सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव और आयुक्त किस तरीके से ये काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका क्या होती है, पंचायती राज संगठन और शक्तियां उनकी क्या है, शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा भारत का राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का कैसा है, पिछड़ों का, जनजातियों का, वंचितों का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। ठीक, हमें ये भी पढ़ना है। फिर महिलाओं का क्या योगदान है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये पढ़ना है। और भारत मध्य प्रदेश की राजनीति के करंट इश्यूज, समसामयिक मुद्दे। ठीक है, तो ये था पेपर सेकंड का पार्ट ए। ठीक है, जिसमें हमें पूरा पॉलिटी पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद आता है पेपर नंबर सेकंड का पार्ट बी, जो है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र पढ़ना है क्योंकि हमें भारत के समाज को समझना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको किनके बीच में काम करना है, भाई आप क्या बनने वाले हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं। पब्लिक सर्वेंट ही होता है ना, प्रशासनिक अधिकारी, लोगों के द्वारा काम करना, लोगों के लिए काम करना, मतलब आप समाज के बीच में रह करके काम करने वाले हैं। तो सामाजिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, सामाजिक ज्ञान आपको होना चाहिए, इसीलिए आपको समाज शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, समाज शास्त्र में आपको समाज शास्त्र की आधारभूत अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना। इसके अलावा भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। भाई भारत का जो समाज है, आप देखेंगे ना, भारत का समाज में विविधता है। ठीक, कोई पिछड़ी जाति का है, कोई अगड़ी जाति का है, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग धर्म का है, उनके धर्म के सामाजिक मूल्य अलग हैं, हमारे धर्म के अलग हैं। तो ऐसे भाई समाज में, भारत के समाज में विविधताएं हैं। ठीक, अब इन विविधताओं के लिए चुनौतियां क्या क्या है, ठीक, वो हमें पढ़ना है।
इसके अलावा हमें ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र पढ़ना है, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें औद्योगिकरण, वैश्वीकरण एवं सामाजिक विकास और जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। मतलब हमारे देश में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, सोशल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन, ये यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। और पांचवी यूनिट कौन सी है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम, मतलब मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। मतलब हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए कोई योजना चल रही है, या जो गरीब बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई योजना चल रही है, या किसी स्वास्थ्य योजना जो चल रही है ताकि गरीब को इलाज हो सके। ठीक। तो ये सारी सोशल वेलफेयर स्कीम, समाज कल्याणकारी योजनाएं जो है इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक। तो जो सेकंड पेपर का जो पार्ट बी है वो है समाजशास्त्र। इसमें पूरा समाजशास्त्र हमको पढ़ना है। ठीक। इसके बाद अगला आ जाता है तीसरा पेपर। तीसरे पेपर में भारत की और मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था पढ़नी है। देखिए मैं आपको ब्रॉडवे में बता दे रहा हूँ, पूरी अर्थव्यवस्था भारत की और मध्य प्रदेश की आपको इस उसमें पढ़नी है। अब अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के साइलेंट फीचर्स, विकसित भारत। ठीक। कृषि का, उद्योग का, सर्विस का, तीनों क्षेत्रों का क्या क्या योगदान है, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ठीक। इसके अलावा हमें जीएसटी के बारे में पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसका स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद फिर हमें पूरा टैक्सेशन और पॉलिसी लैंडस्केप, मतलब कराधान और नीति परिदृश्य हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत में वित्तीय समावेश कैसा है ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगदी लेन देन का प्रभाव क्या पड़ता है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, गरीबी, बेरोजगारी, रीजनल इम्बैलेंस, भारत का विदेशी व्यापार। ठीक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? यूनिट नंबर सेकंड में। ठीक। बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगी। ठीक है, इकोनॉमी की। देखिए इकोनॉमिक्स हमेशा से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इकोनॉमी में आपको करंट लेवल पर बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। इसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इसमें। इसमें स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, टूरिज्म कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, फूड सिक्योरिटी को लेके मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। ठीक। इसके अलावा हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अधोसंरचना कैसी है, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा या कौशल विकास। ठीक। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रबंधन की नीतियां कैसी हैं, चाहे वो वन हो, जल हो या खनिज हो। ठीक। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन एंड वेलफेयर स्कीम्स, डेमोग्राफी मध्य प्रदेश की कैसी है, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव कैसा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी चीजें। और ये जो लास्ट यूनिट है ये स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रातिक्तिया। ठीक है, इसमें हमें डेटा कलेक्शन टेक्निक, समयांक संकलन की विधि पढ़नी है, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना है। ये भी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ये था पेपर नंबर थर्ड का पार्ट ए। ठीक। समझ में आया आपको? मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा पेपर आता है पार्ट बी, जिसमें हम विज्ञान, तकनीक और पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य। इसमें पहला चैप्टर रहेगा जनरल साइंस, जो हमें जनरल साइंस पढ़ना है, डिजीजेस, इंसान के शरीर के बॉडी के क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और भी चीजें, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर विज्ञान। इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबके बारे में पढ़ना है। आप याद करिए, मैंने आपको प्रीलिम्स में एक यूनिट बताई थी, यूनिट नंबर 9। ठीक। और आप यहाँ पर
थर्ड पेपर के पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 देखिए, आपको लगभग लगभग एक जैसा मिलेगा। ठीक है, तो वहां जितनी चीजें हमको पढ़नी है, तो अगर आप मेंस में इसमें पढ़ लेंगे तो आपका वो यूनिट अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वो यूनिट अपने आप प्री के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो मैथमेटिकल साइंस, गणितिक विज्ञान, देखिए अब इसमें गणित पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम निकालना। ठीक है, शेप्स का या सरफेस एरिया का। तो ये जो है, ये गणित के भी क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स, याद रखिए, लेकिन सिंपल जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मतलब उतने हाई लेवल का नहीं आएगा जितना बैंकिंग वगैरह में आता है। ठीक? इसके बाद बात करें तो इसमें आयुष, तीसरा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से आयुष है। ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में, हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आयुष, मतलब इसमें पूरा जो है आपका योग, आयुर्वेदा, इससे रिलेटेड सारी चीजें। चौथे यूनिट में हमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड देश में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब देखिए अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। पांचवा जो चैप्टर है ये पूरा एनवायरमेंट है, पर्यावरण। पांचवा जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, पूरा पर्यावरण। हमें पूरा पर्यावरण पढ़ना है, क्योंकि आज की डेट में पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए पर्यावरण भी हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। ठीक, इसके बाद यही पर्यावरण में और सारी चीजें भी हैं जो हम पढ़ेंगे, वाटर सिक्योरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो आता है फोर्थ पेपर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फोर्थ पेपर का पैटर्न क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसमें केस स्टडी पर क्वेश्चन आता है। ये देखिए, केस स्टडी पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 18 नंबर का केस स्टडी में। अब देखिए, भारतीय परिदर्शन, दार्शनिक, फिलोसोफर्स, थिंकर्स के बारे में हमको पढ़ना है इसमें। ये बेसिकली एथिक्स का पेपर है, जिसमें हमें सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, समाज सुधारकों के बारे में। इसके बाद राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। ठीक है, मतलब राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आर्म फोर्सेस, बॉडीज, डिवीजन, स्पाई एजेंसीज, हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, रॉ है। ठीक है, रॉ है ना अपने यहाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो हमारी स्पाई एजेंसी। ठीक, आईबी है। ठीक, इसके अलावा मूल नैतिक अवधारणाएं। ठीक है, और भगवत गीता की नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी क्या भूमिका होती है, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है वो पूरा मानव व्यवहार पर है, एथिक्स पर, और मनोचिकित्सा, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोपैथी। इसमें हमें मनोवेत्री, ठीक है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि, इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, फिर वो मनोविज्ञान एवं मनोचिकित्सा, मेंटल डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोथेरेपी, थेरेपी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा बात करें लोक प्रशासन में क्या नैतिक मूल्य होते हैं, मॉरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें उसको पढ़ना है। और जो ये पांचवा चैप्टर है ये है केस स्टडी, पांचवी यूनिट है ये क्या है, केस स्टडी। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट ए है, ठीक है, उसका अगर हम बात करें तो उसका जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको एक केस स्टडी आएगी। मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर का दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, वैसा ही यहाँ पर पार्ट बी में भी है। पार्ट बी में हमें उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसमें भी क्या है, केस स्टडी। ठीक, तो इसमें भी आप एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा, इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
अब इसमें जो कंटेंट है सिलेबस का पार्ट बी के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, ठीक है, उसमें आपको दिया जाएगा। मतलब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपने जितना पढ़ा ना, इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी यहाँ पर दी जाएगी। ये जो चारों चैप्टर आपने पढ़े ना, इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी दी जाएगी जो आपको करना है, ठीक है। मतलब उसी क्वेश्चन पेपर में एक केस स्टडी रहेगी, उस पर आपको करना है। और ऐसे ही बी वाले में भी केस स्टडी, इसमें आप पार्ट बी में जो भी पढ़ेंगे उस पर एक केस स्टडी आपको लिखने को आएगी, ठीक है। और ये याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का था, 18 नंबर का, ठीक। तो ये हो गए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। अब आ जाता है पेपर नंबर 5 और 6, ये दोनों पेपर हिंदी में होंगे, ठीक है। ये होगा सामान्य हिंदी और व्याकरण का। और देखिए पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज से वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पूरा बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। जैसे रस है, अंग, प्रकार, छंद, ठीक है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 5-5 नंबर के 5 अंक, 10 नंबर का आएगा। फिर अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, 30 और 10 40 नंबर। फिर इसके बाद संधि एवं समास, मुहावरे, कहावतें, ये 20 नंबर। और प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां, विराम चिन्ह, शब्द शैलियां, विलोम शब्द, ये सारी चीजें, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। और पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन, ये 5 अंक का रहेगा। और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां 3-3 नंबर की आएंगी, 18 नंबर। टोटल नंबर हो गया 200, ठीक। ये पेपर जो होगा वो 200 नंबर। इसके बाद जो छठा पेपर होगा वो निबंध लेखन होगा, प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन का मतलब होता है लेटर, याद रखिए। और निबंध का होता है एस्से। अब देखिए यहाँ पर एस्से आपको 2 लिखने हैं। एक ही आपको फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है जिसमें आपको लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। और ये वो विषय दिए हैं जिन विषयों में से किसी पर भी वो पूछ सकता है। मतलब आपको हर विषय पर 1000 शब्द का निबंध आपको आना चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि वो किसी भी विषय पर आपसे निबंध पूछ सकता है। ये जितने आपको दिए हैं ना, ये जितने, ठीक, ये सब निबंध जो हैं आपको देखना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें एक एक टॉपिक पर एक एक निबंध आपको पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से निबंध लिखना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ दूसरी कैटेगरी दिख रही होगी, जो दूसरा निबंध आपको लिखना है। इसमें आपको अभी जो समस्याएं चल रही हैं, मतलब अभी समय पर, इस समय पर जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं पर निबंध लिखना है और निदान करना है उसका। देखिए उस टाइम पर जो भी समस्याएं अभी चल रही हैं, उनमें से किसी भी टॉपिक पर वो पूछ सकता है। जैसे अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हमारे देश में चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर। जो पाकिस्तान पर आतंकवादी जो हमला हमारे यहाँ पहलगाम में हुआ था, उस पर पाकिस्तान को जो प्रतिक्रिया हमारे फौजियों ने दी थी, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक। तो अभी जो करंट में इशू चल रहा है वो आतंकवाद से रिलेटेड चीजें चल रही है। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है वैश्विक तौर पर। आतंकवाद सिर्फ एक अकेले भारत की समस्या अब नहीं रही, वैश्विक तौर पर भी एक बहुत बड़ी समस्या, ठीक। तो इसका निदान किस तरीके से हो सकता है, इस पर आ सकता है अगर पेपर अभी बने तो, ठीक है। अगर पेपर अभी बने, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, पेपर अभी बन नहीं रहा है, लेकिन अगर बनेगा तो ऐसा, ठीक। इसके बाद अगला है प्रारूप लेखन। और याद रखिएगा जैसे ये 1000 शब्दों में लिखना है, इसको 500 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में। तो जो पहला निबंध रहेगा वो 1000 शब्दों का रहेगा लिखना है, और इसके नंबर हैं 50। पहला वाला जो निबंध रहेगा उसके नंबर कितने हैं, 50। और जो दूसरा वाला निबंध रहेगा जो 500 शब्दों में लिखना है, इसके नंबर है 20, ठीक है। ये 20 नंबर का रहेगा। तो पहला निबंध रहेगा 50 नंबर का, और दूसरा निबंध कितना रहेगा, 20 नंबर का। इसके बाद जो तीसरा निबंध, तीसरा जो है वो है पत्र, ठीक है। अब जैसे इसमें शासकीय अर्थशास्त्रीय पत्र है, परिपत्र है, प्रपत्र है, विज्ञापन है, ठीक है, अनुस्मारक है, स्मरण पत्र,
ये 250 शब्दों में लिखा जाएगा और ये 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जब ये यूनिट पढ़ाऊंगा ना, जब मैं छठा, तो फिर मैं आपको सारे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, आपको पत्र भी दिखाऊंगा, ठीक है, और निबंध भी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद है प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, किस तरीके से प्रतिवेदन दिया जाता है, नोटिफिकेशन कैसे निकाला जाता है, ज्ञापन कैसे दिया जाता है। ठीक है, इस पर आपका 250 शब्दों का रहेगा प्रतिवेदन और ये भी 15 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आया। देखिए मैंने इसमें बहुत डिटेल में हर एक चीज आपको, हर एक पॉइंट, हर एक चीज बताई है, राज्य सेवा आयोग से पेपर से रिलेटेड सारी चीज। ठीक, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो, देखिए किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको उस एग्जाम के प्रारूप के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा राज्य सेवा आयोग का जो प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है उसको समझने की। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो अब हमारा ये वीडियो सीरीज शुरू हो जाएगा। ठीक, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप चाहें तो हमारे जितने भी वीडियोस रहेंगे, आप अपने घर में सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालिए, ठीक है, और उससे टिक करते जाइए, आपको दिखेगा कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, हमने कोई टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मेन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे प्रीलिम्स में आएंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो गाइज आज से हमारा जो वीडियो सीरीज शुरू होगा, तो आप इसको ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरे जो वीडियो सीरीज रहेगा उसमें जो पीपीटी रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, मतलब उसमें जो पीपीटी बनेगा वो इंग्लिश में बनेगा, लेकिन मेरे कक्षा में, मेरी क्लास में पूरी तरीके से मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो हिंदी वाले भी अगर नॉलेज के लिए चाहेंगे तो लिखेंगे, बाद में जब व्यवस्था बनती है तो फिर मैं उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब वहीं पर अगर मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी उसको लिखा जा सके। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप हमारी इस वीडियो सीरीज से मदद मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।